16 जनवरी 1681 रायगढ़ किला। किले में संभाजी महाराज के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, जिसमें पंडित, दूसरे राज्य के राजा और अंग्रेज भी आमंत्रित हैं। संभाजी ने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1681 में छत्रपति का सिंहासन संभालना शुरू किया। संभाजी को पता था कि मराठा साम्राज्य को विशाल मुगल साम्राज्य के खिलाफ लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने औरंगजेब के दक्कन आगमन से पहले मराठा खजाने को भरने का निश्चय किया। साथ ही वह औरंगजेब पर पहली जीत हासिल कर एक मानसिक बढ़त प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार छत्रपति संभाजी का पहला सैन्य अभियान उनके पिता के ही अंदाज में शुरू हुआ। उन्होंने बुरहानपुर पर हमला करने का निर्णय लिया। संभाजी ने 3 सैन्य टुकड़ियों को एकत्र किया और खानदेश की राजधानी और दक्कन के सबसे समृद्ध नगर बुरहानपुर पर धावा बोल दिया। पहली टुकड़ी 15,000 मराठा घुड़सवारों की सेना के साथ सरलश्कर हम्बीर राव मोहिते बुरहानपुर के पास के जंगलों में पहुंचे। इधर काकर खान, जो उस समय बुरहानपुर की रक्षा कर रहा था, जैसे ही उसने हमले की खबर सुना, तात्कालिक सेना की कमी के कारण काकर ने आसपास के नागरिक सेना को इकट्ठा कर हम्बीर राव पर हमला करने का निर्णय लिया। जैसे ही काकर सेना के साथ नगर के द्वार से बाहर निकला, संभाजी ने 4000 घुड़सवारों के साथ पुराने गड्ढों से अचानक हमला कर दिया। मुगल सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और पूरी तरह पराजित हो गई। फिर संभाजी ने 200 से 300 सैनिकों को मुख्य द्वार की सुरक्षा में छोड़ दिया और बुरहानपुर के सबसे समृद्ध इलाके बहादुरपुरा की ओर बढ़े। उन्होंने व्यापारियों के घरों को लूटना शुरू कर दिया, जिनका स्थान पहले से ही उनके जासूसों द्वारा चिह्नित था। जल्द ही हम्बीर राव की सेना भी संभाजी के साथ मिल गई और मराठा सेना ने पूरे शहर को लूटना शुरू कर दिया। हम्बीर राव ने नगर के सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए ताकि किसी को हमले की सूचना बाहर भेजने का मौका न मिले। मराठों ने 3 दिनों तक लगातार नगर को लूटा। इस लूट से उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। मराठों ने नगर के किले पर भी कब्जा कर लिया और काकर खान को बंदी बना लिया। बुरहानपुर की हार से मुगल सल्तनत को काफी हानि हुई। इस हार के बाद औरंगजेब ने दिल्ली छोड़कर तात्कालिक दक्षिण भारत में डेरा डाल दिया और कसम खाई कि तब वह संभाजी महाराज और मराठा साम्राज्य को खत्म नहीं कर देता, वो वापस दिल्ली नहीं जाएगा। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर संभाजी को पकड़कर उसके सामने पेश किया जाए। अब तो शंभा छत्रपति महाराजा बन गया। हमारे सपनों पर पानी फिर गया। अब राजा राम को राजा बनाने का सपना ही रह गया। और तो और उसने हमें माफ करके अपने ही नजरों में घुट घुट के जीने को छोड़ दिया। बड़े युद्ध तलवारों से नहीं, चालों से जीते जाते हैं, और मेरी इस बार की चाल संभाजी के किले की नींव हिला देगी। राजा तो हमारा राजा राम ही बनेगा। सुना है दक्कन में नए मेहमान आए हैं, शहजादे अकबर। अगर वो औरंगजेब का बेटा अकबर हमारे साथ मिल जाएं, तो फिर संभाजी को हराना मुश्किल नहीं है। जिसके बाद सोयराबाई अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ मिलकर औरंगजेब के बेटे अकबर को एक गुप्त संदेश भेजती है, जिसमें लिखा था, शहजादे अकबर, तुम्हारे पिता औरंग तुम्हें मिटाना चाहता है और उनसे सिर्फ हम मराठा ही बचा सकते हैं, पर यह काम
सांभा महाराज हरगिज नहीं करेंगे। अगर आप हमारी मदद करें शंभा को गद्दी से हटाने का, तो हम और आप पूरे दक्कन पर हमेशा राज करते रहेंगे। यह वही अकबर हैं जिसने अपने पिता औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध बगावत कर दी थी और दक्कन भाग आया। फिलहाल उसे एक शक्तिशाली सहयोगी की आवश्यकता थी और सोयराबाई को भी एक मोहरा चाहिए था। इस संदेश के जरिए किस्मत ने उसे एक उम्मीद दी, क्योंकि अकबर जानता था कि बिना किसी मजबूत साथी और बड़ी सेना के वह औरंगजेब से युद्ध नहीं जीत सकता। दरबारी संदेश लेकर आता है कि औरंग की औलाद अकबर उनसे अकेले मिलना चाहते हैं, जिसके लिए संभाजी तैयार हो जाते हैं। अकबर संभाजी महाराज को सोयराबाई के द्वारा षड्यंत्र में भेजे गए पत्र के बारे में सब बता देता है। जैसे ही संभाजी को इस साजिश के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने गुप्तचरों को सक्रिय किया। धीरे धीरे सारी सच्चाई उजागर होने के बाद संभाजी ने इस षड्यंत्र में शामिल कई मंत्रियों और सरदारों को कड़ी सजा देने का फैसला किया। षड्यंत्र में शामिल मंत्रियों और सरदारों को हाथी से कुचलवा दिया गया, जो कि उस समय एक कठोर दंड प्रक्रिया थी, खासकर राजद्रोहियों के लिए। मेरी हर चाल तो नाकाम हो ही गई, साथ में किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। पूरा मराठा साम्राज्य मेरी थू थू कर रहा है। कहते हैं महारानी सोयराबाई, लोक लज्जा और बेइज्जती की वजह से उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने कभी सोचा नहीं था। वह था खुदकुशी का। राजमाता सोयराबाई की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक सुधार किए, जिससे मराठा साम्राज्य और अधिक शक्तिशाली हुआ। उनकी नीतियां शिवाजी महाराज की रणनीतियों पर आधारित थीं, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार नई योजनाएं और सुधार भी लागू किए। संभाजी महाराज के समय मराठा साम्राज्य को कई दुश्मनों से एक साथ लड़ना पड़ रहा था, मुगल, पुर्तगाली, सिद्दी और अंग्रेज। इसलिए उन्होंने अपने सैन्य ढांचे को अधिक संगठित और आक्रामक बनाया। शिवाजी महाराज की छापामार रणनीति को संभाजी ने और उन्नत बनाया। सैनिकों को जंगलों, पहाड़ों और किलों में रहकर दुश्मनों पर अचानक हमला करने का प्रशिक्षण दिया। इन सारी रणनीति का इस्तेमाल उन्होंने मुगलों, सिद्दियों और पुर्तगालियों के खिलाफ बखूबी किया। पुर्तगाली और सिद्दी लगातार समुद्री इलाकों में मराठों को चुनौती दे रहे थे। ये देखते हुए संभाजी महाराज ने मराठा नौसेना को भी मजबूत किया और कोंकण व गोवा के तटों पर अपनी पकड़ बनाई। सरदार कान्होजी आंग्रे को मराठा नौसेना की जिम्मेदारी दी गई, जिससे मुगलों और पुर्तगालियों के जहाजों को रोकने में मदद मिली। संभाजी ने अपने युद्धों में तेज आक्रमण और लूट की रणनीति अपनाई, जिसमें मराठों ने भारी लूट की और मुगलों को कमजोर किया। इस रणनीति से मराठों की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ और मुगलों की रीढ़ टूट गई। संभाजी ने घुड़सवार सेना की संख्या बढ़ाई और उन्हें बेहतर हथियारों से लैस किया। सैनिकों को दुश्मनों की नई तकनीकों और रणनीतियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया। धीरे धीरे संभाजी ने राज्य की सारी शक्तियां अपने नियंत्रण में रखीं, ताकि गद्दारी की घटनाएं दोबारा न हों। विश्वासपात्र और अनुभवी सरदारों को राज्य की मुख्य जिम्मेदारियां दी गईं। मुगलों के खिलाफ युद्ध के लिए धन की जरूरत थी, इसलिए राजस्व वसूली प्रणाली को मजबूत किया गया। किसानों से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला जाने लगा, जिससे मराठा सेना को आर्थिक मदद मिली। संभाजी महाराज ने अंग्रेजों, पुर्तगालियों और डच व्यापारियों से संबंध बनाए रखने की नीति अपनाई। उन्होंने अंग्रेजों के साथ सीधा युद्ध नहीं किया, लेकिन उन्हें मराठा हितों के खिलाफ काम करने से रोका। समय था 1683 का, जब गोवा की धरती पर एक नया सूरज उगने वाला था। पश्चिमी तट पर बढ़ते यूरोपीय प्रभाव को रोकना जरूरी था।
संभाजी महाराज जानते थे कि यदि पुर्तगालियों को यहीं न रोका गया तो वे मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते थे, और इस खतरे को मिटाने के लिए उन्होंने लिया एक बड़ा निर्णय, गोवा पर आक्रमण। गोवा का किला बस एक पत्थर का ढांचा नहीं, यह हमारी संप्रभुता की परीक्षा है। हम मराठा किसी के गुलाम नहीं हो सकते। आज हम इन्हें दिखा देंगे कि हमारी लहरें कितनी प्रचंड हो सकती हैं। तो बोलो, पार्वती पतय। हर हर महादेव। यह युद्ध मराठा पूरी तरह से जीत में नहीं बदल सके, क्योंकि पुर्तगालियों ने अंग्रेजों और मुगलों से मदद मांगी। जब औरंगजेब को पता चला कि मराठा सेना गोवा पर हमला कर रही है, तो उसने अपने एक बड़े सेनापति खानजहां बहादुर को मराठों के खिलाफ भेजा। जैसे ही खबर मिली कि एक विशाल मुगल सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही है, तो संभाजी को रणनीतिक रूप से पीछे हटना पड़ा। उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि मुगलों से सीधा टकराव उस समय जोखिम भरा हो सकता था। राजे सिंधी कोंकण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब तक यह किला है, वे समुद्री रास्तों से हमें कमजोर करते रहेंगे। कोई भी किला अभेद्य नहीं होता, बस सही वार करना होता है। यह लड़ाई केवल जंजीरा की नहीं, यह मराठा गौरव की लड़ाई है। जंजीरा का किला मजबूत था, लेकिन मराठाओं का इरादा और भी मजबूत। रात के अंधेरे में मराठा सैनिकों ने समुद्र के रास्ते चढ़ाई शुरू की। पर दुश्मन पहले से तैयार थे। मराठा सैनिक किले पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिंधियों की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई से संघर्ष और भी कठिन हो जाता है। कुछ महीनों बाद जंजीरा किले के अंदर सिंधियों में असंतोष फैलने लगता है। भोजन और हथियारों की कमी से वे कमजोर पड़ने लगते हैं। संभाजी अपनी योजना में सफल हो रहे थे, लेकिन तभी मुगलों ने दक्षिण में हमला कर दिया, जिससे एक बार फिर मराठाओं को पीछे हटना पड़ा। 1686 में जंजीरा युद्ध के असफल होने के बाद संभाजी महाराज ने अपनी रणनीति बदली और अब उनका मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य को हराना था। इस समय औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था और वह मराठाओं को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर के आदिल शाही साम्राज्य पर हमला किया। बीजापुर किला, जो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का सहयोगी रह चुका था, अब कमजोर हो चुका था। संभाजी महाराज ने बीजापुर की मदद करने का प्रयास किया, लेकिन औरंगजेब की विशाल सेना ने आखिरकार बीजापुर को जीत लिया। अब बीजापुर के पतन के बाद मराठा साम्राज्य मुगलों के खिलाफ अकेला पड़ गया था। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुबशाही साम्राज्य पर हमला किया। गोलकुंडा एक मजबूत राज्य था, लेकिन अंततः मुगल सेना ने इसे भी जीत लिया। इस युद्ध के बाद मराठाओं के लिए एक और संकट आ गया, क्योंकि अब दक्षिण में मुगलों का पूर्ण नियंत्रण बढ़ता ही जा रहा था। अब औरंगजेब का अगला लक्ष्य संभाजी महाराज और मराठा साम्राज्य था। संभाजी महाराज को एहसास हो गया कि अगर मराठाओं को बचाना है तो उन्हें अब और भी आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। 1687 में संभाजी महाराज ने मुगलों की बढ़ती शक्ति को कमजोर करने के लिए विदर्भ के कई ठिकानों पर हमला करने की योजना बनाई।
उन्होंने अपने सेनापतियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा ताकि मुगल सेना को विभाजित किया जा सके। रायगढ़ से सेना निकलकर पहले चांदा की ओर बढ़ी, फिर आगे जाकर अमरावती और वर्धा में हमला किया। मराठा सैनिकों ने तेजी से हमले किए और कई मुगल चौकियों को नष्ट कर दिया। 1688 के समय में बुरली घाट विदर्भ के प्रमुख मार्गों में से एक था, जहां से मुगलों को दक्षिण भारत में सैन्य सहायता मिलती थी। संभाजी महाराज ने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग करते हुए मुगल सेना पर अचानक हमला किया। मराठाओं ने रात में हमले किए, मुगल शिविरों में आग लगाई और कई मुगल अधिकारियों को मार गिराया। मुगलों की सेना ने संभाजी को रोकने की कोशिश की, लेकिन मराठाओं की तेज रणनीति के आगे वे विफल हो गए। संभाजी महाराज की सेना ने बुरली घाट के आसपास के कई छोटे किलों पर कब्जा कर लिया। यह लड़ाई मराठाओं के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि इससे मुगलों की दक्षिण भारत में पकड़ कमजोर हो गई। इसी दौरान मुगल सेनापति मकरंद पंडे और हामिदुद्दीन खान ने संभाजी को पकड़ने के लिए कई बार अभियान चलाया, लेकिन संभाजी महाराज ने अपने तेज दिमाग और गुरिल्ला युद्ध नीति से हर बार मुगलों को चकमा दे दिया। वह बार बार अपने ठिकाने बदलते रहे और कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में रहकर युद्ध करते रहे। मुगल सेना भारी संख्या में थी, लेकिन वे मराठाओं के गुरिल्ला हमलों से कमजोर हो गए। मराठा घुड़सवार सेना ने मुगल शिविरों पर बार बार हमले किए और उनकी रसद आपूर्ति को बाधित कर दिया। इसके कारण मुगलों की युद्ध नीति असफल होती गई और वे विदर्भ में कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाए। विदर्भ की हार के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मुकर्रब खान और नवाब नसरुल्लाह खान को एक गुप्त अभियान पर भेजा। संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ने की योजना बनाई गई। औरंगजेब ने मुगल शासन के अंतर्गत आने वाले राज्यों को आदेश दिया कि वे मराठाओं को किसी भी तरह कमजोर करें। उसने अपने गुप्तचरों को मराठा साम्राज्य में भेजा ताकि वे संभाजी महाराज के ठिकाने की जानकारी जुटा सकें। लेकिन संभाजी की किस्मत में तो आस्तीन का सांप उनके ही घर में है। वह दोनों संगमेश्वर में मौजूद है। मौका देखकर मैं तुम्हें सूचना भेज दूंगा। संभाजी महाराज अपने प्रिय मित्र कवि कलश के साथ संगमेश्वर में ठहरे हुए थे। वह दोनों वहां संगमेश्वर में एक अहम बैठक के लिए मौजूद है, जिसके लिए वह वापस 31 जनवरी 1689 को संभाजी रायगढ़ के लिए निकलने वाले थे। इस दौरान उनके अपने साले गनौजी शिर्के ने संभाजी को फंसाने का जाल बिछाना आरंभ किया। गनौजी ने संभाजी से झूठ कहा कि यहाँ के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो अपने इलाके के लोगों से मिलने के लिए संभाजी तैयार हो गए। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी रायगढ़ के लिए रवाना कर दी थी। वहीं अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ 200 सैनिकों को ही साथ रखे थे, जिसके बाद योजना के तहत इस बात की जानकारी गनौजी ने तुरंत मुगल सेना के सरदार मुकर्रब खान को भिजवा दिया। जैसे ही संभाजी और कवि कलश गुप्त रास्ते से निकल रहे होते हैं, सूचना मिलते ही मुकर्रब खान अपने 500 सैनिकों के साथ संभाजी और कवि कलश पर हमला कर देता है। आज हम मराठा खून की होली खेलेंगे, फाड़ देना सबको, हर हर महादेव। आखिरी सांस तक मराठा मुगल से लड़ते रहे। अंततः मुगल सेना मराठा सैनिकों की हत्या कर देते हैं। दुर्भाग्य से मुगल सेना ने छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को बंदी बनाने में सफल हो जाते हैं। सबसे पहले इनके कपड़ों को फाड़कर नंगा धूप में खड़ा करो। मुकर्रब खान, इन्हें लहू लोहान कर दो। दर्दनाक चीखें निकलनी चाहिए। क्या तुझे दर्द नहीं होता? इसके साथी की जान ले लो।
देखते हैं कैसे नहीं चीखेगा। औरंग की बेटी जेब उन निशा के आदेश पर नसरुद्दीन कवि कलश की जान ले लेता है। आखिरकार मेरी सालों की दुआ मुकम्मल हुई। खैर मना औरंग, मेरे हाथ खुले नहीं हैं, वरना तू और तेरा दुआ धुआं बन चुका होता। वो तो अभी पता चलेगा। बस अल्लाह से शिकायत यह है कि उसने शिवा को मुझसे मिले बगैर बुला लिया, वरना उसको भी ऐसे ही मारता। अपनी गंदी जबान से उनका नाम भी मत लेना औरंग, वरना तेरे टुकड़े तक नहीं मिलेंगे। इसको इतना तड़पाओ कि मौत की भीख मांगे, तब भी इसको मौत मत देना। नसरुद्दीन खान, इसके उंगलियों से एक एक करके सारे नाखून खींच लो। सारे नाखून निकल गए, लेकिन शंभा के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। पांच दिन से उसको जानवरों की तरह दर्द दिया जा रहा है, पर एक आवाज तक उसने नहीं निकाली। औरंगजेब ने उसकी चीखें सुनने के लिए मुकर्रब खान को शंभाजी की आंखें फोड़ने का आदेश दिया। दिन बीतते गए। मुगल हमारे छावा की चीखें सुनने के लिए उनको काफी दर्द दिए। रोजाना कांटे वाले चाबुक से उनके शरीर को छीला जाता, कभी गर्म खोलता हुआ पानी से उनके चोटों पर डाला जाता। पत्थरों से उनके शरीर पर मारा जाता। दरिंदगी की सारी हदें मुगलों ने पार कर ली थीं। मान गया मैं तुम मराठाओं शेर को। बहुत हिम्मत होती है तुम सब में। हार गया ये आलमगीर शंभा के सामने। तुम जीते कब थे? ये सब छोड़ो संभा, सुलह कर लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बस शर्त ये है तुम इस्लाम कबूल कर लो, हमारी तरफ आ जाओ। औरंगजेब, औरंगजेब, अगर तुम अपनी बेटी से निकाह करने को भी बोलता तो उसके मुंह पर थूक के मना कर देता। सब कुछ तो तेरा छीन लिया, बस ये जवान तेरी बाकी रह गई। नवाब खान, छीन लो इसकी जवान। आखिरकार 39 दिन तक औरंगजेब का घमंड तोड़ने के बाद 11 मार्च 1689 को शंभाजी महाराज मां भवानी को प्राप्त हो गए। मुगलों ने असली दरिंदगी तो अब दिखाई। उन्होंने शंभाजी के मृत शरीर को रोजाना टुकड़ों में बांटे। मन नहीं भरा तो उनका सिर धड़ से अलग करके पूरे शहर में घुमाया।
अंत में उनके शव के टुकड़े को नदी में फेंक दिया। लेकिन पास के ग्रामवासियों ने महाराज के शरीर को एकत्रित करके उनका अंतिम संस्कार किया।